कैरेबियन से लोग आ रहे हैं, क्या इंडिया से लोग आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं। मेरी अपनी क्लास में 17 नेशंस के लोग हैं, 17 नेशंस। तो पाकिस्तान से क्यों ना आए? क्या पाकिस्तानियों को कोई हक नहीं है? आपका एक्सपेंस क्या होता है बीइंग अ स्टूडेंट यहाँ पर? उसके अलावा आपकी यहाँ पर अर्निंग कितनी हो जाती है? इस वक्त एक पाकिस्तानी, एक एवरेज पाकिस्तानी स्टूडेंट जो होपलेस है, जो अपने घर में सोफे पर बैठकर जनाब अपने बेड पर बैठा हुआ है और हमारी ये वीडियो देख रहा है, सबसे पहले तुमने अगर कनाडा आने का जहन बना लिया, क्या करना चाहिए उसको? क्या सर्च करनी चाहिए? कितने पैसे उसके पास होने चाहिए उसके जहन में, या उसको पता चल जाए आइल्स का क्या उसका स्कोर होना चाहिए? थोड़ा इस हवाले से बताओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज मी नुमान चौधरी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि पता है बहुत सारी मुझे क्वेरीज मौसूल होती रहती हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कमेंट्स में आप लोग पूछते रहते हैं कि भाई हमें चैनलाइज वे बताएं कनाडा आने का। आज मैं यहाँ पर शहरयार भाई के साथ खड़ा हूँ कैम्ब्रिज के अंदर। ये कनाडा में एज ए स्टूडेंट आए थे, ठीक है। मैं चूंकि काफी पहले आ चुका हूँ, तो मैंने कहा कि ऐसे बंदे का एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करें जो यहाँ पर अभी रिसेंटली आया है और जिसको पता है कि अभी पाकिस्तान में कनाडा के हवाले से क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से पाकिस्तान से कनाडा का स्टडी वीजा आप खुद से लगा सकते हैं, कौन कौन से वेज हैं, खर्चा क्या है और कनाडा में क्या आपकी यहाँ पर एज ए स्टूडेंट स्ट्रगल होगी। अस्सलाम वालेकुम शेर जी। वालेकुम सलाम नुमान, क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। तो स्टार्ट करते हैं जी बैक होम से। पाकिस्तान में किसी स्टूडेंट ने, समझ ले मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने ज़हन बना लिया मैंने कनाडा आना, तो मुझे क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपने अगर कनाडा आना है ना, तो मैंने जो स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा क्वेरी देखी है वो ये होती है, उनको यही नहीं पता होता, उनको सिर्फ इतना पता होता है जी मैंने कनाडा आना है। उनको ये नहीं पता होता मैंने किस प्रोविंस में जाना है, मैंने किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, मेरी फीस क्या होगी, टोटल प्रोग्राम्स कितने होते हैं, 2 ईयर्स प्रोग्राम करो तो वर्क परमिट कितना मिलता है, 1 ईयर प्रोग्राम करो तो वर्क परमिट कितना मिलता है, एसडीएस क्या होता है, नॉन एसडीएस क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। लोग क्या करते हैं, कंसल्टेंट्स के बिहाफ पे वो अप्लाई कर देते हैं, कंसल्टेंट्स रॉन्ग फाइल लगाते हैं और फिर कनाडा उनको 5 साल 10 साल के लिए बैन कर देता है। तो सबसे बेहतरीन तो ये है कि आप लोग खुद सारा काम करें, खुद अप्लाई करें, खुद रिसर्च करें। मैं आपको ये बता देता हूँ, सबसे पहले अप्लाई करने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक होता है एसडीएस, एक होता है नॉन एसडीएस। तो एसडीएस में ये होता है कि आपको सब कुछ अपफ्रंट करना होता है, नॉन एसडीएस में ये है कि आपको अपफ्रंट नहीं करना होता। एसडीएस में आपने क्या करना होता है, अपनी 1 साल की फीस जमा करवानी होती है, 10,000 कैनेडियन डॉलर आपने अपनी जीएससी सबमिट करवानी होती है, साथ आपने क्या करना होता है, यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर लेना होता है। ये 3 काम आपने करने हैं एसडीएस में, ठीक है। कोई बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है, कोई और चीज की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल फॉर एसडीएस। नॉन एसडीएस की बात करें तो नॉन एसडीएस का मतलब ये होता है कि इसमें आपने अपफ्रंट काम नहीं करना, आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है, आपने क्या करना है कि आपने ऑफर लेटर लेना है और आपने 1 साल के बजाय सिर्फ 1 सेमेस्टर की फीस देनी है। 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, एसडीएस में आपने 2 सेमेस्टर्स की फीस देनी है, ठीक है, और नॉन एसडीएस में आपने 1 सेमेस्टर की फीस देनी है। दैट्स ऑल फॉर एसडीएस, सॉरी नॉन एसडीएस। ओके, इसका ये मतलब है कि जो एसडीएस है वो कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको। बिल्कुल, लेकिन अल्टीमेटली दोनों चीजें सेम है। देखें, एक आप क्या करें, 2 सेमेस्टर की फीस एक साथ दे रहे हैं, एक आप एक ही देके आ रहे हैं, एक ही आपने यहाँ पे आके देनी है। बात ये हो रही है कि एक में अपफ्रंट पैसे चाहिए, एक में बाद में चाहिए। टोटल पैसा वही है, टोटल खर्चा वही है। जो 10,000 आपको जीआईसी आप सबमिट करवा रहे हैं वो बाद में आप वही निकलवाएंगे और अपनी बाकी रिमेनिंग सेमेस्टर की फीस जमा करवा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें सारा हो ये रहा है कि पैसे ओवरऑल सेम लग रहे हैं। स्टूडेंट सिर्फ इसीलिए एसडीएस पे अप्लाई नहीं करता। एसडीएस का मतलब बेसिकली ये होता है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। बिल्कुल। तो ये ऐसा होता है कि कनाडा के लिए कुछ कंट्रीज हैं वो रिस्क कंट्रीज हैं। पाकिस्तान से बहुत ज्यादा फेक डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, इंडिया से बहुत ज्यादा फेक डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, तो जहां से फेक डॉक्यूमेंटेशन हुई थी ना, उनको अब एसडीएस के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो ये एसडीएस में ये और एसडीएस का प्रोसेसिंग टाइम भी जो है नॉन एसडीएस के मुकाबले में बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि 21 दिन में कहते हैं कि वीजा आपके। लेकिन ये हर बार इंप्लीमेंट नहीं बात होती, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखिए, आप अगर एम्बेसी हैं और आप वीजा ऑफिसर हैं तो आप देखेंगे आपको कितनी श्योरिटी है बच्चे की। जब आपने सब काम अपफ्रंट कर लिया तो वीजा ऑफिसर को ये जाता है कि हाँ भाई ये वाकई इंटरेस्टेड है, ये पढ़ने ही आ रहा है, इसने आना है, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं है, अपफ्रंट सारे पैसे लगा रहा है, सारा काम कर रहा है। तो नॉन एसडीएस में क्या होता है, फेक डॉक्यूमेंटेशन होती है, फेक ऑफर लेटर्स बन जाती है, फेक बैंक स्टेटमेंट बन जाती है, 1% 2% आपकी फेक बैंक स्टेटमेंट बन जाती है। तो ये सारे काम मैं तो कहूंगा जब भी जिसने अप्लाई करना है एसडीएस के थ्रू करे और खुद करे, कंसल्टेंट्स पे ना करे। सेकंड थिंग मैं ये बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट जो है वो प्रोग्राम रेलिवेंसी नहीं देखते। मेरा बैकग्राउंड जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का है, मैंने 4 साल की डिग्री सिविल इंजीनियरिंग की है और फिर मैंने यहाँ पे आके कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट किया, ठीक है। लोग क्या करते हैं, अब मेरे देखें पूरा सीक्वेंस जो है ना वो सेम है, रेलिवेंट है, वीजा ऑफिसर को पता है बाकी ये बच्चा पढ़ने आ रहा है। अब आप क्या करें, आपने ह्यूमन रिसोर्स किया हो बैक इन कंट्री
और आप यहाँ पे आके इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो तो आपका वीजा रिजेक्ट ही होगा। फिर चाहे आप एसडीएस पे करें, नॉन एसडीएस पे करें, कंसल्टेंट के थ्रू करें, बगैर कंसल्टेंट के थ्रू इमिग्रेशन का एक रेड फ्लैग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्लस इसमें मुझे ये बताएं कि जब आप सिलेक्शन करते हैं सिचुएशन की, जैसे आपने प्रोग्राम का कहा, उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को? देखिए, सिलेक्शन में सिर्फ इतनी करूंगा, स्टूडेंट्स कहते हैं हमें जॉब मिल जाएगी कि नहीं, आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप करें, आपको क्यों जॉब नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये कि अगर आपको आपकी जॉब नहीं मिल रही, आपको यहाँ पे दूसरी जॉब्स मिल जाएंगी। रादर देन पाकिस्तान में वेले रहने के आप यहाँ पे आके कुछ जॉब कर सकते हैं और आपको आपकी जॉब मिल जाती है। फिर चाहे वो 1 महीने बाद मिले, 2 महीने बाद मिले या 3 बाद, लेकिन मिल जाती है। इस चीज की गारंटी आपको। स्ट्रगल इज ऑब्वियस, ऑब्वियसली स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी। तो तालीमी इदारे, जैसे कि आप किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़े? बैक इन कंट्री मेरा यूईटी था, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मैंने वहां से सिविल इंजीनियरिंग की थी और अभी यहाँ से मैंने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की है। 16 महीने की डिग्री है, लेकिन इक्विवेलेंट टू है 2 इयर्स। तो मैं 3 इयर्स के वर्क परमिट के एलिजिबल हूँ। ओके, दैट्स रियली गुड। तो यहाँ पर जब आप पाकिस्तान से स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, ये एक ऐसी डिबेट है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन इसका सिंपल और एक लाइन में जो आंसर है ना, वो मैं आपको ये देता हूँ, यूनिवर्सिटी इज ऑलवेज बेटर। ठीक है, यूनिवर्सिटी के एक्सपोजर का आप कॉलेज के एक्सपोजर के साथ कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते। देखिए, मेरा खुद का कॉलेज था और मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी बेहतर है। क्यों? देखें, अगर आप यूनिवर्सिटी की फी अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ पर आकर आप उसका वर्कलोड अफोर्ड कर सकते हैं विद योर पार्ट टाइम जॉब, गो फॉर यूनिवर्सिटी। ओके। अगर आप ये दोनों काम नहीं कर सकते, फीस मैनेज नहीं कर सकते, एक वो फीस जो आपने पाकिस्तान से देनी है, एक वो फीस जो यहाँ पे आके आपने देनी है, 2 फीसें हो गई। तीसरा, आपने यहाँ पे आके पार्ट टाइम जॉब करनी है टू फुलफिल योर फीस। वो पार्ट टाइम की जॉब के साथ आपने अपनी एजुकेशन के सारे अपने क्रेडेंशियल्स पूरे करने हैं। अगर वो आपके पूरे हो रहे हैं विद योर यूनिवर्सिटी स्टडीज, गो फॉर यूनिवर्सिटी। 1 साल का यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम मिल रहा है, 2 साल का कॉलेज का, गो फॉर यूनिवर्सिटी। ऑलवेज गो फॉर यूनिवर्सिटी, एक्सपोजर ज्यादा होता है। मैं कॉन्स्टोगा से ग्रेजुएट हूँ, आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से हो, आपको विद इन डेज जॉब मिलेगी। बिल्कुल ऐसे। तो ये डिबेट ऐसी है कि इसका वन लाइन आंसर जो है वो यूनिवर्सिटी इज ऑलवेज बेटर। इट डिपेंड्स ऑन दैट इंडिविजुअल कि वो मैनेज कर सकता है फीस और वर्कलोड। इफ और ही और शी कैन, गो फॉर यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह से कहा जाता है ना, बड़ी एक जबरदस्त सी फ्रेज है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ऑब्वियसली आपका खर्चा कंपैरिजन अगर किया जाए कॉलेज के साथ ज्यादा होता है, लेकिन उसके आपको लॉन्ग टर्म फायदे होते हैं। वो पूरा भी हो जाता है, आफ्टर जॉब आपका पूरा भी हो जाता है। अगर मैं कॉन्स्टोगा का कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मुझे कहीं पे एक जॉब ऑफर हो रही है, तो जो बाद में यूनिवर्सिटी वाले को जॉब ऑफर होगी वो डेफिनेटली ज्यादा होगी। क्यों? देखिए, आप एक एम्प्लॉयर है, मैं एम्प्लॉयर हूँ। आप $1000 कहीं पे आप मंथली फीस दी है, लेट्स अज्यूम, और मैंने दी है 10,000 मंथली, तो एम्प्लॉयर मुझे कभी $1000 ऑफर करेगा? उसको पता ही तो 10,000 अपनी एजुकेशन पे लगा के आ गया ये बच्चा, तो इसको मैं 1000 कैसे ऑफर करूं? बिल्कुल ऐसे। तो ये चीजें भी मैटर करती हैं। और अगेन, अगर आप मैनेज कर सकते हैं वर्कलोड एंड अपनी फीस, तो गो फॉर यूनिवर्सिटी। चलें, ठीक है जी। यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन हो गया, यहाँ पर आगे काम भी छोटा मोटा कर लिया, स्टडी कंप्लीट कर ली है, उसके बाद ऐसा कौन सा पाथवे है आजकल के दौर में जो आपको इमिग्रेशन की तरफ लेकर जाता है? बीइंग अ स्टूडेंट, देखें, डिफरेंट पाथवेज हैं, विद टाइम सारा कुछ चेंज हो रहा है। लेकिन सबसे जो बेस्ट अप्रोच है ना, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, वो गलती ये करते हैं, 1 साल वाला प्रोग्राम लेते हैं, 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। अब 2 साल हो गए, अब 1 साल के वर्क परमिट में उन्होंने 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस शो करना है इन ऑर्डर टू गेट पीआर। और ये मुश्किल हो जाता है, इतना मुश्किल है। अब आप बिल्कुल आइडियल सिनेरियोस लगा रहे हैं। आप ये लगा रहे हैं कि मैं आज ग्रेजुएट हुआ, मुझे कल जॉब मिल जाएगी और मेरा साल का एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे नहीं होता। जॉब ढूंढने में खुदा न खास्ता यहाँ पे आकर आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। घर आपने ढूंढना है, जॉब आपने ढूंढनी है, फीस आपने पूरी करनी है, कुकिंग आपने करनी है, सफाई आपने करनी है, एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज बाय योरसेल्फ। जब आप ये सारे काम करेंगे तो आप आइडियल सिनेरियोस किस तरह कंसीडर करें, मुझे नहीं पता। ठीक है। तो मैं हमेशा ही कहूंगा, गो फॉर द प्रोग्राम जिससे आपको 3 साल का वर्क परमिट मिले। 3 साल में क्या होता है, 2 साल का बफर होता है आपके पास, जस्ट इन केस आपने 1 साल जॉब की, आपका एम्प्लॉयर मुकर गया कि मेरे पास तो इसने काम ही नहीं किया, आपके पास 2 साल पड़े हैं, अगले साल आपको खुदा ना खास्ता कोई बैड एक्सपीरियंस रहेगा, तो फिर 1 साल पड़ा है। और इसकी एक और स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन है वो ये है कि आपने एक जगह जॉब की 6 महीने, एक जगह जॉब की 3 महीने, एक जगह जॉब की 3 महीने, 12 महीने हो गए, आपका 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा। स्टूडेंट्स को ये चीजें नहीं पता, वो समझते हैं हमें एक ही जगह पर पूरा साल जॉब करनी है। तो बिल्कुल सही है जी। इस वक्त कनाडा क्यों आइडियल एक डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए? ठीक है, लोग यहाँ पर वर्क परमिट पे आना चाहते हैं, इमिग्रेशन फ्रेंडली, यहाँ पर आना गो के मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आपका जो इमिग्रेशन स्टेटस है वो आपको मिल सकता है। लेकिन उसके लिए जिस तरह शहरयार भाई ने बात की, आपको चैनलाइज करना होगा। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ना लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, भाई 1 साल स्टडी करो, फिर 1 साल का वर्क परमिट लो एंड देन आपका वर्क एक्सपीरियंस पूरा हो जाएगा, आपको पीआर मिल जाएगी। नहीं, 2 साल स्टडी करें, 3 साल का वर्क परमिट लें, आसानी के साथ जो है अपना काम करें, ठीक है, एक्सपीरियंस पूरा करें, अपनी फाइल लगाएं और पीआर अपने हाथ में लें। ये होगी जी बातें कि पाकिस्तान से किस तरह से आपने यहाँ पर आना है, क्या कुछ सिनेरियो होगा। उसके बाद आ जाता है आप, क्योंकि यहाँ पर अभी
रिसेंटली स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आपका रिसेंट एक्सपीरियंस है, तो क्या स्ट्रगल्स हैं जो यहाँ पर आपको फेस करना पड़ सकती हैं? एक रूम या घर लेने से लेकर अपनी गाड़ी लेने तक का सफर, और साथ में उसके दरमियान जो आपने काम के दौरान स्ट्रगल्स देखी हैं, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अगर मैं स्ट्रगल्स की बात करूं तो स्ट्रगल्स यहाँ पर इतनी ज़्यादा हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब मैं वो लड़का हूं कि मैंने अपने घर में कभी कोई काम नहीं किया। आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन माई मामा, मतलब वो मेरे हर काम करती थी। और यहाँ पर आकर जब मुझे अब कुकिंग भी करनी पड़ रही है, मुझे सफाई भी करनी पड़ रही है, और फिर मुझे ऑन द टॉप ऑफ दैट जॉब भी करनी पड़ रही है, तो मुझे नहीं पता मैं इसको किस तरह एक्सप्लेन करूँ, लेकिन स्ट्रगल है, लेकिन वर्थ इट है। मैंने 2 साल स्ट्रगल की। नुमान भाई, मैं जब यहाँ पर आया था, इवन मैंने वॉशरूम भी साफ किया है। अब उसी रेस्टोरेंट में मैं सुपरवाइजर हूँ, जहाँ पर मैंने वॉशरूम तक साफ किए थे। मैंने कोप किया, अब वहीं पर मैं जूनियर एस्टिमेटर की जॉब कर रहा हूँ। जबरदस्त। ठीक है, मेरे पास अब अपनी गाड़ी है। सारी स्ट्रगल जो है एट द एंड ऑफ द डे आपको पे करती है। स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं घर ढूंढने की बात करूँ तो घर ढूंढना हेक्टिक टास्क है बहुत। आप लोग एयरबीएनबी वगैरह कर लेते हैं, यहाँ पर आकर आप देखते हैं जो सब कुछ पिक्चर्स में था वो होता ही नहीं है। सबसे पहले ये कि अगर आपका कोई रिश्तेदार भी है, जो मर्जी करें, स्टार्ट में आके किसी के साथ रह लें, यहाँ पर आकर अकोमोडेशन ढूंढें, सबसे बेस्ट अप्रोच ये है। सेकंड थिंग ये कि अगर शेयरिंग में मिल रहा है, शेयरिंग में रह लें स्टार्ट में, इतना मसला नहीं है। पैसे बचाएं जितने आपके बचते हैं। बाद में, अब मेरा रूम अपना इंडिविजुअल अकेले का, स्टार्ट मैंने भी शेयरिंग से किया था। तो स्टार्ट आप जब करते हैं, आपको चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, खाने पे, सेहत पे। अब मेरे पास सारी फैसिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह हैं। क्यों है? विद टाइम है ना। मुझे यहाँ पर कितने 1 साल 6 महीने हो गए हैं। तो अगर मैं बात करूं आज से कोई 8-9 महीने पहले की, तो मेरे पास भी ये सब कुछ नहीं था। तो स्ट्रगल जो है वो है डेफिनेटली। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि नहीं जी आप यहाँ पर आ जाए सब कुछ बहुत इजी है, नहीं इजी। अर्निंग भी है, अच्छी अर्निंग है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पाकिस्तान में जितने दोस्त हैं सबसे ज्यादा अच्छा मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बात सारी ये है कि स्ट्रगल है लेकिन वर्थ इट है। फिर चाहे वो घर की हो या मैंने घर में कभी कुकिंग नहीं की, यहाँ पर आकर मुझे अपना ही जला हुआ खाना पड़ता है करना पड़ता है, आपको सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन विद टाइम की बात है। मैंने अब आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मैंने अपने 15 साल सेव किए हैं, अपना 1 साल यहाँ पर लगाकर। मैं अपने से 15 साल बड़े लोगों को पाकिस्तान में देखूं जो मेरे सीनियर्स थे, 15 ईयर्स 20 ईयर्स, तो वो मेरे लेवल पर हैं अभी जो मैं अभी हूं। जबरदस्त। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आप अपना टाइम सेव कर रहे हैं, और टाइम मैं कहता हूँ पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है आपका। तो टाइम आप बचाएं। कनाडा नहीं आ सकते, यूके चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, गो फॉर इट। बात बन गई ठीक है, नहीं बनी तो ठीक है, वापस आ जाइएगा, एक्सपोजर लें। ये घर में बैठने वाले काम ये नहीं वर्थ इट। मैं खुद ये चीजें बिलीव करता था, अब मेरे सारे बिलीफ चेंज हुए हैं। अब मुझे पता लगा है दुनिया क्या है, चीजें क्या है, कैसे कब क्या करना है। तो ये विद टाइम, विद स्ट्रगल सारा कुछ आपको आ जाता है। और अगर हम घर बैठे बैठे ये सोचें कि यार ये काम किस तरह होगा, तो वो काम नहीं होने लगा कभी भी। तो इसलिए आपको करना पड़ेगा। ओके, सो लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करते हैं। इस वक्त एक पाकिस्तानी, एक एवरेज पाकिस्तानी स्टूडेंट जो होपलेस है, जो अपने घर में सोफे पर बैठकर या जनाब अपने बेड पर बैठा हुआ है और हमारी ये वीडियो देख रहा है, और उसको कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि यूट्यूब पर भी आप देख रहे हैं कि हर तरफ किस तरह से हर बंदा अपनी परसेप्शन दे रहा है। तो आपका, तो मैं यही कहूंगा कि अभी तक का मोस्ट रीसेंट आपका ग्राउंड एक्सपीरियंस है, तो आप क्या उसको कहना चाहेंगे कि भाई सबसे पहले तुमने अगर कनाडा आने का जहन बना लिया तो क्या करना चाहिए उसको? क्या सर्च करनी चाहिए? कितने पैसे उसके पास होने चाहिए उसके जहन में, या उसको पता चल जाए? आइल्स का क्या उसका स्कोर होना चाहिए? थोड़ा इस हवाले से बताओ। देखिए, आइल्स का सबसे पहले मैं स्कोर की बात करता हूँ ना। अब मुझे पता था, मेरे पापा ने मुझे 2 साल पहले कह दिया कि तुमने बाहर जाना, मेरा तब माइंड नहीं था, लेकिन मुझे पता था एट द एंड ऑफ द डे मुझे जाना है। इसे कहते हैं होमवर्क, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान। हाँ, अब मैंने फिर भी आइल्स की तैयारी नहीं की। मुझे पता था एट द एंड ऑफ द डे 2 साल बाद मैंने कनाडा जाना है। मैंने आइल्स की तैयारी नहीं की। मेरा ओवरऑल बैंड था 7। अगर मैं वो 2 साल रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता, आई कैन गेट 9 इवन। तो बात सारी ये है कि अगर आपको पता है आपने बाहर जाना है, स्टार्ट योर आइल्स तैयारी राइट अवे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है कि आप उठे और जी आपने आइल्स दे दिया, इतना इजी भी नहीं होता। अब ये इतना सौखा काम भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अगर आइल्स की तैयारी नहीं करेंगे और 6 बैंड्स लेंगे तो फिर एडमिशन भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लस यहाँ पर आकर बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, मुंह डिंगा चिपा करके इंग्लिश बोलनी पड़ती है। दूसरी एक और चीज भी आपको ये भी देखनी पड़ती है, अगर आप एसडीएस में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपका कोई भी बैंड बिलो 6 होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू अप्लाई एसडीएस आपको ईच में आपका 6 होना चाहिए और ओवरऑल आपका 6.5 होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये होगी आइल्स की बात। दूसरी बात है एसओपी। मेरा जब वीजा आया था, मैंने ग्रुप में पोस्ट किया, मेरा वीजा आ गया, क्योंकि उस ग्रुप के काफी लड़कों ने मेरी हेल्प की थी। नुमान भी मुझे 32 रिक्वेस्ट आई, किसी एक ने भी मुझे ये नहीं कहा कि मेरी एसओपी रिव्यू कर दो या मुझे एसओपी गाइड कर दो। लोगों ने मुझे क्या कैन यू सेंड योर एसओपी। ये पाकिस्तानियों का कैन यू सेंड योर एसओपी। वो क्या करेंगे? मेरा नाम, मेरा पासपोर्ट नंबर चेंज किया, ये जी मेरी एसओपी तैयार हो गई है। मैंने अपनी एसओपी में 3 महीने लगाए, खुद लिखी। ओके, ठीक है,
अब मैंने अगर 3 महीने लगाए हैं तो आपको क्या लगता है जो मेरे सर्कमस्टांसेस हैं, जो मेरे पेरेंट्स के हैं, जो मेरे होम टाइज हैं, आपकी वही होंगी? कभी भी नहीं, आपकी डिफरेंट है, अगले की डिफरेंट होगी, हर एक की डिफरेंट होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये हो गया एसओपी की बात। एसओपी पे अभी से काम स्टार्ट करें। एसओपी बहुत टाइम टेकिंग काम है, बहुत ज्यादा। मैं एक पैराग्राफ लिखता था, अगले दिन में उसको पढ़ता था, मुझे वो रिमूव करके दोबारा अपडेट करना पड़ता था। अब यहाँ पर आपको एसओपी को डिफाइन भी करना पड़ेगा। एसओपी होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपने एसओपी में सब चीजें बयान करनी होती हैं, और जो कुछ आप एसओपी में कहते हैं वो आपको साथ लगाना होता है इन क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। आपने एसओपी में, अब मेरे होम टाइज होती है, होम टाइज का मतलब होता है ऑल दोज थिंग्स जो आपको बाउंड बैक करती हैं वापस आने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होम टाइज है। 90% ऑफ द रिजेक्शन जो होती है उस पर यह लिखा होता है कि हम सेटिस्फाई नहीं है, आप वापिस आओगे वापिस। सिंपल ये रीजन। 90% ऑफ द केसेस आइदर इन स्टडीज और विजिटर। होम टाइज पे वर्कआउट करें, देखें। आपका बिजनेस है तो आप बताएं कि जी मैंने अपने पापा का बिजनेस संभालने वाला, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का बताएं। आपकी मम्मा की एज ज्यादा हो रही है, आप बताएं मैंने अपने पेरेंट्स का सारी जिंदगी इन्होंने मेरा ख्याल रखा है, स्पाउस है, अब मैंने करना है। आपका स्पाउस है आपके, मैं मैरिड हूँ, मैंने वापस आना है, मैंने कफालत करनी है अपने घर वालों की। आप इंगेज है तो आपके मैंने वापस आके मैरिज अपनी करनी है, मेरा इंतजार कर रहा है कोई, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल से मैं ये कह रहा हूँ, कुछ भी होम टाइज है, हर एक की होती है। अब इतना भी गया गुजरा कोई नहीं होता, ललिया मलिया का बाल कोई भी नहीं होता कि किसी का कोई पूछने ना हो। हर एक की होती है होम टाइज। बिजनेस होता है, कुछ भी हो सकता है, तो होम टाइज स्ट्रॉन्ग करें जितनी हो सकती हैं। फिर उसको सपोर्ट करने के लिए उसके प्रूफ्स लगाएं, ठीक है, उसके प्रूफ्स लगाएं आप कि ये मेरे होम टाइज थी और ये मेरे प्रूफ्स हैं। आपकी मामा की ज्यादा हो रही है, आप बताइए इन्होंने मेरी कफालत की, अब मैंने इनकी करनी है। आपकी बहन की ज्यादा हो रही है, आपके मैंने वापस आकर अपनी बहन की शादी करनी है। छोटी छोटी चीजें हैं बेसिकली। टाइज को आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझे, मतलब ऑल दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपने फुलफिल करनी है, बिल्कुल जो आपने फुलफिल करनी है वो आपकी होम टाइज है सारी। दूसरी चीज ये कि आपने अपना सारा पासपोर्ट नंबर वगैरह बताना होता है, एक पूरा फॉर्मेट आपने देना होता है उनको। पासपोर्ट नंबर बताना है, आपने बताना है मेरे पेरेंट का नाम ये है, मैंने प्रीवियस एजुकेशन ये है, अब मेरी एजुकेशन ये है। अब एक और एसओपी में स्टूडेंट जो गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं, मैंने यूनिवर्सिटी क्यों नहीं ली, मैंने कॉलेज इसलिए लिया। आपने ये काम कभी भी नहीं करना। जब भी आप कंपैरिजन में पढ़ते हैं ना, आप काम खराब करते हैं। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपने कॉलेज को बयान करना है, मैंने ये कॉलेज इसलिए लिया, दैट्स ऑल। ये कॉलेज इसलिए लिया, ये नहीं कि बाकी क्यों नहीं लिए, इस पे आपने बात करनी नहीं है। आपने हमेशा ये बात करनी है, मैंने ये कॉलेज क्यों लिया, दैट्स ऑल। बाकी क्यों नहीं लिया, दे डोंट केयर। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए, दे डोंट केयर। जब आप कंपैरिजन करते हैं फिर वो भी करेंगे, फिर वो पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने सिंपल ये करना है, जो आप प्रोग्राम करना चाह रहे हैं आपने बताना है, मैंने ये प्रोग्राम इसलिए किया, ये कॉलेज इसलिए चूज किया, पीछे मैंने ये किया, अब आगे मैंने ये करना है, वापस आके मैंने ये करना है। ये 3 चीजें जब आपकी क्लियर होंगी ना, आपके एसओपी तैयार है। पीछे ये किया, आगे ये करना है, अभी ये कर रहा हूँ, ये वाली चीजें जब आपकी क्लियर है, आपकी एसओपी रेडी है। अब जिस तरह मैंने अपनी एसओपी की बात करूं, जब मैंने बताया था, मैंने उनको ये भी बताया था कि वापस आके मैं इस कंपनीज में जॉब करूंगा, मेरी फील्ड की जॉब, मतलब रियलिस्टिक सिनेरियो आपने वाकई बताना है, जस्ट इन केस आपको वापस जाना। अब मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया, मेरा वर्क परमिट नहीं आता, मुझे वापस जाना पड़ेगा, तो फिर मैं वही सब करूंगा जो मैंने एसओपी में बयान किया था। तो अब रियलिस्टिक हो, न्यूज़पेपर के एड्स वगैरह होते हैं, अब एड्स की स्टेटमेंट लगाएं, ये मेरी फील्ड की जॉब है, इतनी मुझे सैलरी मिलनी है जाके वापस। अगर मैं पाकिस्तान से पढ़ता हूँ तो मेरी इतनी सैलरी होगी, मैं कनाडा की यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ता हूँ, मेरी सैलरी इतनी होगी। जब आप ये सारी चीजें इतनी डेप्थ में आप जाएंगे, उनको पता होगा यार, इसको पता है, ये कंसल्टेंट के बिहाफ पे नहीं है। लोग एसओपी कहते हैं मेरी कंसल्टेंट ने मेरी एसओपी लिख दी, क्या लिखा है बीच में, दे डोंट नो। एसओपी कंसल्टेंट किस तरह लिख सकता है, आप खुद मुझे बताएं। एसओपी तो मेरी है, दे डोंट केयर, राइट, क्योंकि ये हमारी चीज है। देखिए उनको पैसे मिल जाने हैं। कंसल्टेंट, आप देखें, कंसल्टेंट खुद को आपकी जगह पे कभी नहीं रख सकता, ठीक है, ये ज़हन में रखें, अपनी चीज खुद बनाएं। और यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मुझे ना जब मैसेजेस आते हैं ना, तो लोग कहते हैं भाई आप हमें ये बताएं कि अप्लाई कैसे करना है वेबसाइट पे। मतलब कि यार देखो, आप स्टडी पे पाकिस्तान में आपने पढ़ा है, स्टडी की है, ठीक है, आप खुद थोड़ा करो यार, गाइडेंस आपको मिल सकती है, लेकिन हाथ पकड़ के आपका कोई कीबोर्ड उसके प्रेस नहीं करेगा, ठीक है। बाद में यहाँ पर अगर आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है, आपने पीआर अप्लाई करनी है, सारे काम के लिए अगर आप कंसल्टेंट्स पे बैठे रहे तो फिर यहाँ पे पैसे तो फिर ऐसा होता है। मेरे एक दोस्त ने सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस अप्लाई करना था, 300 उससे मांगा लाइसेंस अप्लाई करने का, और मैंने वो 10 मिनट में उसको कर दिया। ये चीजें जब स्पून फीडिंग में पड़ जाएंगे ना, तो आप ये सारी बातें हमारे माइंड में, सही बताऊं आपको, अगर आप एक बार बैठ गए ना लैपटॉप लेके, आपने 5 मिनट के अंदर अप्लाई कर देना, इतना कैलिबर हर एक में, हर एक बंदा। अगर आप में इतना कैलिबर भी नहीं है तो डोंट कम कनाडा, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे आके भी फिर फायदा ही नहीं है। वो कहने जेडे इतने पढ़े हो और भी पढ़े, तो जो अगर आपका ये कैलिबर है ना स्पून फीडिंग वाला, तो यहाँ पर आप कभी कामयाब नहीं होंगे। यहाँ पर बहुत मार खानी पड़ती है। देखें, बीइंग अ स्टूडेंट, अगर जब मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ पर बर्तन भी धोए हैं, टिम हॉर्टन्स पे जाके, ठीक है, उनके कप भी धोए हैं, रेसिज्म भी फेस किया है, गोरों की बातें भी सुनी है,
एंग्री कस्टमर्स को भी डील किया, उसके बाद जहां जहां काम किया वहां पर बातें सुनी है, स्ट्रगल किया, हर फील्ड में, कॉलेज में, स्टडीज में, असाइनमेंट्स में, हर चीज में स्ट्रगल किया। लेकिन इन दी एंड वर्थ तभी मिलती है जब आप अपने आप को जो है ना इन तजुर्बात की भट्टी से गुजारते हैं। अदरवाइज फिर घर ही बैठे रहें अगर आपने स्पून फीडिंग करनी है। पाकिस्तानी कम्युनिटी, मेरा भी कोई एक्सपीरियंस ऐसा अच्छा नहीं रहा, ठीक है, सब लोग बुरे नहीं होते, लेकिन मेरा अभी तक कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, आपकी अपनी कम्युनिटी है, उससे कितनी हेल्प मिलती है, या क्या वो बंदे को थोड़ा सा कोई मदद करते हैं या ऊपर लेकर आते हैं कि दबा देते हैं? देखिए सीधी सी बात है, मैंने ये चीजें फेस की हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो यहाँ पर हाल है ना, वो दो तरह की है। एक तो उनका हाल ये है कि कुछ लोग होंगे आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस लेवल तक कि आप उनसे ऊपर ना जा सकें। मतलब आप जब तक उनके साथ हैं वो आपके साथ ओके हैं। जैसे ही आप उन्होंने देखा आपको फुल टाइम जॉब मिल गई है, या आपके पास गाड़ी आ गई है, या आपने थोड़ा सा तरक्की करना शुरू किया है, या आप उनसे ऊपर जा रहे हैं, वो आपको पुल बैक करने शुरू कर देंगे। ये आपके साथ एक्सपीरियंसेस मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुके हैं। सेकंड थिंग जो यहाँ पे होती है, देसी जो करते हैं वो देसी कम्युनिटी में उठते बैठते हैं। ये सबसे गलत काम है। मैं ये नहीं कह रहा ना उठे बैठे, दुआ सलाम रखें, लोगों से मिले जुले, रेफरेंसेस बढ़ाएं, गोरों में उठे बैठे, आपको उनका कल्चर पता लगे, आप उनके मुल्क में आए हुए हैं, आपको पता होना चाहिए किससे क्या बात करनी है। अब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे स्लैंग्स हैं जो मुझे पता ही नहीं थे, मुझे यहाँ पर आकर चीजें पता लग रही हैं। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो पाकिस्तान में मैं गलत समझता था, यहाँ पर वो नॉर्मल है। बहुत सी ऐसी चीजें मैं पाकिस्तान में नॉर्मल समझता था, यहाँ पर वो गालियां गलत है। तो ये सारी चीजें आपको तभी पता लगेंगी जब आप अपने आप को उस कल्चर में ढालेंगे। देसी में उठे बैठे डिपेंड ना करें। अगर कोई आपने जब फर्स्ट कर ले आना है, कोई आपको एयरपोर्ट से लेने आ गया ना, नुमान भाई पाकिस्तान में बैठे आपसे सारे वादे करेंगे, जी हम आपको एयरपोर्ट से लेंगे, हम आपको अकोमोडेशन देंगे। यहाँ पर आकर किसी ने ये काम कर दिया ना, आप मुझे पकड़ लीजिएगा, कोई नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अगर आपके जहन में ये है ना कि फला अंकल हैं दूर दराज के और वो आपको संभाल लेंगे, तो ये चीज भी अपने जहन से निकाल कर आइएगा। अंकल ने बस कुछ ही दिन आपको रखना है और उसके बाद आपको अपने हाल पर ही खुद ही स्ट्रगल करके आगे बढ़ना, यही बेहतर चीज होती है। बिल्कुल। चले जी, हमने काफी सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो यही है कि फाइनेंस, राइट। आपका एक्सपेंस क्या होता है बीइंग अ स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा आपकी यहाँ पर अर्निंग कितनी हो जाती है, आ जाने के बाद यहाँ पर आपका जो तालीमी अगराज़ो मकासिद आप उनको कैसे पूरा करेंगे, और आपकी जो कॉलेज की फी है या यूनिवर्सिटी की फी है ऑन एन एवरेज, हम ज़ाहिर है ऑब्वियसली हर प्रोग्राम टू प्रोग्राम ये वेरी करता है, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करता है, वो कितनी हो सकती है? बेसिकली यहाँ पर जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, एक्सपेंसेस में ये होता है कि आपने तो पहले जो रेंट देना होता है वो आपने 2 महीनों का देना होता है, पहले महीने का और आखिरी महीने का। आखिरी महीने से मतलब ये होता है वो आपसे रेंट लेते हैं एज अ सिक्योरिटी। जब आपने छोड़ना होता है वो सारी चीजें देखते हैं कि सारी चीजें सही है कि नहीं। अगर तो सारी चीजें सही है वो आखिरी मंथ का रेंट आपको वापस दे देते हैं, ठीक है। तो ये रेंट जो यहाँ पर ऑन एन एवरेज है वो सिटी टू सिटी वेरी करता है। मैं कैम्ब्रिज में रहता हूँ, तो यहाँ पर जो रेंट है वो 400 to 500 है शेयर्ड का, और 600 to 700 है सेपरेट रूम का। ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको यूटिलिटीज के भी पे करने पड़ते हैं। जो मेरे यूटिलिटीज का खर्चा है वो $100 तक आ जाता है। तो मतलब अगर मैं अपना रेंट बताऊं तो मेरा रेंट 600 है, उसके ऊपर 100 जो मेरा है वो यूटिलिटीज का है, तो मतलब 700 मेरा जो है रेंट का साइड पे हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ग्रोसरी की, सबसे बड़ा और मेजर खर्चा जो है वो ग्रोसरी का है, ठीक है। मैं अपने अगर बात करूं तो मेरा अच्छा खासा खर्चा है, 500 तक मेरा ग्रोसरी का चला जाता है एक महीने का। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती हैं, वो डिपेंड करता है, ऑप्शनल होता है, आप नहीं लेना चाहे ना लें। मैंने अब नेटफ्लिक्स की ली हुई है, अमेजोन की ली हुई है, जिम की ली हुई है। जिम की तो यहाँ पे हर एक ने लेके रखी हुई है, फिर चाहे वो जिम जाए या ना जाए, बिल्कुल सीधी सी बात है। मैं भी ऐसे ही 4 दिन बाद ही जाता हूँ, लेकिन लेके रखी हुई है, तो जिम का खर्चा है। इसके अलावा अगर हम बात करें फीस का, ऑन एन एवरेज ऑफ फीस कह रहे हैं, तो फीस ऐसी होती है, मैं अपनी फीस की बात करूं तो मेरी 9,000 थी पर सेमेस्टर 9,000, मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, तो 37,000 आपकी टोटल डिग्री की, 4 सेमेस्टर वाली 2 इयर्स डिग्री की आपकी इतनी फीस हो जाएगी, ठीक है। और पाकिस्तान से अगर आपने आना है, ठीक है, तो आप यही जहन में रखें कि आपको जो है या तो 2 सेमेस्टर्स की फी आपने देनी है, या ठीक है, या 1 सेमेस्टर की देनी है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप एसडीएस में आ रहे हैं, नॉन एसडीएस में आ रहे हैं। तो 9,000 एटलीस्ट, या 7,000 या 8,000 आपका डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम, लेकिन 10,000 के राउंड अबाउट आपने एटलीस्ट रखना है जब आप एक की देंगे। अगर 2 की देनी है तो समझ लें सीधा 18 से $20,000 ये हो गए। ऑन द टॉप ऑफ दैट जीआईसी भी $10,000, $10,000 की जीआईसी होगी। फिर आपने टिकट करवानी है, आपने शॉपिंग करनी है, ये सारा खर्चा। मैं अपनी अगर बात बताऊं, जब मैं आया था मेरा खर्चा हुआ था अराउंड 45 लाख, तब डॉलर का रेट था 131, अब डॉलर का रेट है 171। अगर आप अभी आना चाहते हैं तो इस कैलकुलेशन से आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपके पास कम से कम जो है ना 50 लाख होने चाहिए पाकिस्तानी, नॉन एसडीएस के। नॉन एसडीएस, अगर एसडीएस में तो बात 70 तक चली जाएगी। हाँ जी, ये नॉन एसडीएस है, अगर एसडीएस होगा तो फिर 70 तक चले लेकिन जो बंदा कर सकता है, डू फॉर इट, गो फॉर इट।
वर्थ है जी, ये हम आपको रिकमेंड करेंगे। यहाँ पर आए, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करें। हमारे सामने बहुत सारी कम्युनिटीज बिल्ड हो रही हैं। कैरेबियन से लोग आ रहे हैं, ठीक है, इंडिया से लोग आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, ठीक है, थाईलैंड से आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं। मेरी अपनी क्लास में 17 नेशंस के लोग हैं, 17 नेशंस। तो पाकिस्तान से क्यों ना आए? क्या पाकिस्तानियों को कोई हक नहीं है? अच्छी जिंदगी सबका हक है, और इसी हक की तगोदो में हम यहाँ पर पहुंचे हैं, और इससे आगे भी पता नहीं किस्मत कहाँ लेकर जाएगी। लेकिन हमारी यही कोशिश होती है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से लोगों को जो है आगाही मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मैं एंड पे यही बात करना चाहूंगा कि कंसल्टेंट जहां पर अच्छे हैं, यहाँ पर रहनुमाई चाहिए आपको, उनकी लें, लेकिन कोशिश करें अपनी। हाँ, करें अपनी, ठीक है। अगर जब भी आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो आपको उन चीजों की तरफ लेकर जाएंगे जो उनके पास अवेलेबल है। आप अपनी रिसर्च करें, फिर आपको वो गलत गाइड नहीं कर हर चीज गूगल पर मौजूद है, ठीक है। बस उसके आगे बैठें और टाइम दें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहरयार भाई। अच्छा, और अगर आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल पे कोई 17-18 वीडियोज हैं। हर एक का जो टॉपिक है वो नाम उस पर लिखा हुआ है। फर्स्ट कर लें, आपको एसओपी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी वर्सेस कॉलेज की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप टाइटल देख के वो वाली सिर्फ वीडियो देख लें, सारी आपने नहीं देखनी तो, और आप उस लिहाज से गाइडेंस। बिल्कुल जी, इनके चैनल का नाम है शहरयार मुख्तार। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भाई को आप जाके वहां पे सब्सक्राइब करें। इनसे अगर आपका कोई सवाल है, डायरेक्ट इनसे पूछें, क्योंकि ये अभी के स्टूडेंट हैं तो ये आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इनका चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद अच्छी वीडियोज ये आप तक लेकर आते रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा, आपका, हम सबका अल्लाह निगहबान।